नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात यूएन में लगी लताड़ की। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिलाओं और सुरक्षा पर चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसकी महिलाओं के अधिकारों की स्थिति और इतिहास के गंभीर उल्लंघनों पर जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान की आलोचना करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर आरोपों को भ्रम फैलाने वाला करार दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भटकाने की कोशिश बताई। भारतीय अधिकारी ने कहा, हमारी महिलाओं, शांति और सुरक्षा की दिशा में रिकॉर्ड उनका बेदाग और अछूत है। जो देश अपने ही लोगों पर बमबारी करता है और व्यवस्थित जनसंहार करता है, वह केवल ध्यान भटकाने के लिए अतिशयोक्ति और प्रचार का सहारा ले सकता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में पिछले महीने किए गए हवाई हमले में 30 लोगों, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल थे, उनकी मौत के संदर्भ में थी। इसी बीच भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने 1971 में हुए ऑपरेशन सर्चलाइट का भी जिक्र कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहां बंगालियों पर हिंसक कार्रवाई की थी। इस अभियान में लाखों महिलाओं को हिरासत में लिया गया और बार बार अत्याचार का शिकार बनाया गया। इसे पाकिस्तान के कुख्यात सैन्य कमांडर जनरल टिक्का खान ने संचालित किया था, जिन्हें बुचर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। हरीश ने जोर देकर कहा, यह वही देश है जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट किया और अपनी सेना द्वारा 4 लाख महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की व्यवस्थित योजना को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के प्रचार को देख रहा है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की प्रतिनिधि साइमा सलीम द्वारा कश्मीर की महिलाओं पर लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों के तुरंत बाद आई। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान के दावे बिना किसी प्रमाण के हैं और वास्तविकता दुनिया के सामने स्पष्ट है। पाकिस्तान को बार बार लताड़ लगती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज कहां आता है। उसे भी कुछ कहना है और कहकर निकल जाने वाली स्थिति तो अब है नहीं है। भारत जवाब देता है और घर के अंदर घुसकर भी मारता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह आप जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल गोपाल सिंह साहब भी जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत करोड़ी सिंह साहब आप ही के साथ। और ये जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में यही कहा जाए, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारता। कश्मीर का राग छेड़ छेड़ के, महिलाओं के बारे में बोल बोल के अपने इतिहास को कैसे भुलाया जा सकता है, वही याद दिलाया गया। देखिए कुणाल, पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के रिश्ते हैं जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, तो उन रिश्तों में दोनों देशों का आवाम है वो ये चाहता है कि हम अमन से, बहबूदी से जीवन जिएं, दोनों ही देशों में। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी कोई देश पहले बोलता है तो दूसरा देश, अगर भारत पहले बोलेगा तो पाकिस्तान राइट टू रेस्पॉन्ड के नाम से अपना प्रिविलेज लेगा, और पाकिस्तान पहले बोलता है तो भारत उसका प्रिविलेज लेगा। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर जहां भी पाकिस्तान को अवसर मिलता है वो कश्मीर का राग छेड़ता है। तो इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की साइके ये है कि पाकिस्तान की इंडिया से पैरिटी है। जब देखिए, कानूनी दृष्टि से पाकिस्तान की भी संप्रभुता है, भारत की भी है, भारत भी एक देश है, पाकिस्तान भी देश है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भारत सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से, साइज की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक तो ये तो साइकिक प्रॉब्लम है। दूसरा यह कि पाकिस्तान का जिस रूप में निर्माण हुआ वो धर्म के नाम पे हुआ, और धर्म किसी भी देश का आधार नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान ने ही प्रूव कर दिया जब उसका एक भाग बांग्लादेश के नाम से अलग हुआ।
हमारे यहाँ बहुत से साथी अपने ही चैनलों पे कहते हैं कि भारत ने बांग्लादेश बनाया। मुझे नहीं मालूम वो क्यों कहते हैं, भारत ने कैसे बनाया? पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश बनाया। अपने ही लोगों पे जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे, अपने ही लोगों को जिस तरह चुनाव में जीत के आने के बाद भी शासन चलाने का अधिकार नहीं दिया, तो उसमें भारत कहीं बीच में है ही नहीं। आज भी पाकिस्तान भारत जो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, भारत को ब्लेम करता है। तो अभी जो लंबा इतिहास रहा उसमें दो अलग अलग एंगल रहे हैं भारत पाकिस्तान के जी। पाकिस्तान ये मान के चलता है कि कश्मीर कोर इश्यू है, अगर कश्मीर की समस्या का समाधान कर लेंगे हम तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सब ठीक हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी तरफ भारत का हमेशा से ये कहना रहा है कि देखिए अपने रिश्ते सुधार लेते हैं, दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं और उससे ऐसा वातावरण बनेगा कि आगे कश्मीर पे भी बातचीत, अगर आपकी कोई शिकायत है तो हो सकती है। ये भारत की परंपरागत अप्रोच रही है। तो वो कश्मीर से शुरू करना चाहते हैं, भारत दूसरी प्रॉब्लम से शुरू करना चाहते हैं। और भारत ने इतने लीवरेज दिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात आई, डायलॉग किया। हमारे अटल बिहारी जी वहां लाहौर डिक्लेरेशन पे भी गए। तो जब भी पाकिस्तान से बातचीत होती है, बातचीत के कुछ दिनों बाद में कोई न कोई ऐसी घटना होती है जो लो इंटेंसिटी वार या प्रॉक्सी वार की घटना होती है। चाहे वो अटल बिहारी जी के लाहौर की बात करें या जब कॉम्प्रिहेंसिव जो डायलॉग चला, कंपोजिट डायलॉग, उसके बाद भी और पहले भी ऐसा रहा है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में आवाम की आवाज हमेशा दबाई गई है और आवाम की आवाज दबाने की वजह से बांग्लादेश बना। आवाम की आवाज दबाई गई है, उसकी वजह से ये सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, पाकिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं और पाकिस्तान का आवाम पे हावी रहते हैं। एक तो जो जिहादी है या वो अति इस्लाम वाले हैं और दूसरी सेना है। और इन दोनों का ही पिछला पाकिस्तान का चुनाव हुआ तो दोनों साइडलाइन में आ गए और उसी समय उससे पहले इमरान खान को जेल में डालना पड़ा। तो अब पाकिस्तान में अभी जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद फिर से सेना हावी हो रही है और सेना हावी होगी, इसका मतलब जिहादी या दहशतगर्द भी हावी होंगे पाकिस्तान में, जो भारत में दहशतगर्दी लाना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान के हालात और खराब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जहां भी अवसर मिलता है भारत पे किसी न किसी रूप में आरोप लगाता है नहीं कि दूसरी जगह जब उन पे दबाव बनता है तो कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि आप आतंकवाद को छोड़ दीजिए, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत से समाधान करेंगे। भारत ने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दिया पाकिस्तान को व्यापार में। तो सबसे पसंदीदा मुल्क का वो इकोनॉमिक सेंस में है, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। भारत की चीजें दुबई होते हुए पाकिस्तान के आ रहे हैं तो पाकिस्तान के आवाम को नुकसान हो रहा है, व्यापार तो हो रहा है। तो इस तरह का जो पाकिस्तान का एटीट्यूड है वो इसकी वजह से है कि वहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं है। जब भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, पाकिस्तान के कुछ अच्छे रिश्ते बनने की कोशिश करते हैं और उसी समय वर्दी और दहशतगर्दी मिलके फिर से पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है और भारत में कोई न कोई ऐसी घटना करती है कि पूरा जो बातचीत का है या संवाद का दौर है वो डिरेल हो जाता है। ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ में जवाब देना या कहना उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो, और कॉन्क्रीट होने की अभी मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है। ठीक बात है, आपने तो बहुत डिटेल्ड वे में इन सारी बातों को बताया है। लेकिन कर्नल साहब, सवाल यही, कहने को तो पाकिस्तान में भी चुनाव होते हैं, जनता सरकार चुनती है, लेकिन वहाँ चलती किसकी है जग जाहिर है, सबको पता है। इसीलिए शायद शहबाज शरीफ ना जाके वहाँ के सेना प्रमुख जाते हैं अमेरिका में मुलाकात करने के लिए। खैर, क्यों कर रहा है पाकिस्तान और उसको क्या इसी से भारत के बारे में एंटी बातें करके कश्मीर राग अलाप के इसी से माइलेज मिलता रहेगा? और इस माइलेज से तो सेना ही पोषित होती है, सरकार तो बस कठपुतली है सेना के हाथों। कुणाल जी, अभी हमारे सर ने जिस तरह से डिटेल में समझाया है बिल्कुल सटीक है। आप देखिए जिस स्थिति में भारत का विभाजन हुआ और उस समय पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बने, उस समय ही कुछ दिनों के बाद ही आप देखिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया।
उस हमले में भी इनको इस तरह से प्रताड़ना दी गई कि इनको वहां से भगाया निकाला यहाँ से। लेकिन उस समय की सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की कि जो रिज लाइन जो हमारी थी उसको लेकर के पीओके को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम दे दिया, जबकि वो हमारा अभिन्न अंग था। और उसके बाद में लगातार पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपना मानने के लिए कहीं न कहीं हर जगह उस बात को ले जाता है और यूनाइटेड नेशंस में भी ले जाता रहा। अभी आप देखिए कुछ समय पहले क्या नाम है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं और उनका आवाम, मैं वहां पर 4 बार रह चुका हूँ, मेरे टेन्योर 4 बार रहा है। जब इंसर्जेंसी शुरू हुई थी 1989 में, उसके बाद में 91-92 में इन्होंने किस तरीके से हमारे पंडितों के साथ में क्या व्यवहार किया आप समझ सकते हैं जी। और इन्होंने क्योंकि लड़ाई 1965 की लड़ाई ले लीजिए, 47-48 की ले लीजिए, आप 1971 की ले लीजिए, 1971 में इनको इतनी बुरी तरीके से पछाड़ा था। 93,000 जो इनके पीडब्ल्यू हमारे पास में थे, उसके समय देखिए यदि सारा समझौता हो सकता था, लेकिन उस समय की सरकार ने किस प्रकार से शिमला समझौता करके वो यानी सारा गड़बड़ कर दिया। हम तो यही कहेंगे गड़बड़ कर दिया, नहीं तो उस वक्त सारा खेल खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद में आपका कारगिल युद्ध हुआ। ये डायरेक्ट हमसे 1-to-1 लड़ाई लड़ने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। बार बार गीदड़ धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है, ये है, वो है। अरे भाई साहब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब और जो भी आप कहते हैं वो झुंझुना तो है नहीं, लिया बजा दिया जब मर्जी। तो हम तो भारतीय जो है, भारतवर्ष जो है हमेशा से रहा है कि यानी पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलता है। हमने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अभी तक ये हम बार बार सहते आए हैं कि ये थप्पड़ मारो जी, एक तो दूसरा गाल करेंगे। हाँ, 2014 के बाद में जो हमारे भारत के अंदर स्थितियां बदली हैं, उसका जग जाहिर सबको पता चल रहा है कि भारत अब किस स्थिति में है, किस प्रकार से इनको सही सबक सिखा सकता है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो जो मेरी पलटन ने की थी 4 पर ISF ने, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो, चाहे आपका ऑपरेशन सिंदूर हो। हमारा लक्ष्य उतना होता है जिसके लिए हम कार्रवाई करते हैं। दुनिया कहती थी भाई क्यों ना इस वक्त था सारा पाकिस्तान को ये कर देते, नहीं, लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 जगह पर ठिकाना, 22 में से 7 ठिकानों पर यानी वार करना। और उस एक ठिकाने पर तो ऐसा हुआ कि जो असद मजूर के जो लोग थे 14 लोग मारे गए। उसमें भी आप देखेंगे जितने पर भी आतंकी हैं तकरीबन 90% जो है उनकी कमांडो यूनिट के आदमी, उनको आतंकवादी बना करके हमारे भारत में भेजा जाता है और उनसे कार्रवाई कराई जाती है। आप देखिए जनाजे के समय पर उनकी पूरी पॉलिटिक्स ना, राजनीति के लोग ना आकर के सारी मिलिट्री वहां आकर के उनके जनाजे में आती है। इससे साफ जाहिर होता है। रही बात जो ह्यूमन राइट्स की, या हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की करते हैं। जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर पाकिस्तान ने अपने यहाँ और इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान ने उस वक्त जो फिर उसके बाद बांग्लादेश में किया है, उससे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। आप अभी पूरा पाकिस्तान की बात करें तो अभी आने वाले समय में देखिएगा कि ये पाकिस्तान के अभी 4 बच्चे पैदा होने वाले हैं और ये 4 बच्चों को किस प्रकार से संभालेगा, ये बहुत ही इसके लिए दयनीय स्थिति होने वाली है। ठीक बात। और ये सत्य है, ये सत्य और ये होगा और होने वाला है। खुद तो संभाल नहीं रहा है वो, और क्या संभालेगा, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। सिंह साहब, पाकिस्तान एक तो अपने ही लोगों पर बम गिराता है, अपने यहाँ ही व्यवस्थित जनसंहार इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नियोगी करता है, तो क्या यह सोचना समझ पाना भी पॉसिबल है कि कूटनीति से मानने वाला वह देश है? क्योंकि गाहे बगाहे ये बात निकलती है कि हम डायलॉग से ये चीज़ करेंगे। अब तो खैर डायलॉग से इतर डायरेक्ट कार्रवाई होती है, लेकिन डायलॉग का कोई भी स्पेस या स्कोप पाकिस्तान के साथ अभी की स्थिति में एग्जिस्ट करता भी है? देखिए कुणाल, डायलॉग बिल्कुल नहीं हो सकता आज की स्थिति में। हाँ। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ
उसी समय जर्मनी का भी विभाजन हुआ, कोरिया का भी विभाजन हुआ, जर्मनी वापस मिल गई, एक हो गई, कोरिया भी एक हो सकता है, भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। अब दोनों अपना पृथक एग्जिस्टेंस बनाए रखते हुए शांति से, दोस्ती के साथ, और दोनों के आवाम है जो अपना जीवन शांति से जीना चाहता है, क्यों नहीं जीने देते। इसका सबसे बड़ा यह है कि हम बोलचाल में कहते हैं कि इंसान हो चाहे देश हो, दीवारों से सर टकरा के सीखते हैं, आपको समझाने से या बातचीत या संवाद से नहीं सीखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोप के देश। यूरोप के देश दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप का केंद्र रहा और वो आपस में लड़ते रहे। जब वो बिल्कुल खत्म हो गए, उनका जो सुपर पावर का या जो स्थिति थी वो बिल्कुल कमजोर हो गई, आज वो शांति से जी रहे हैं। तो ये तो हमारा अनुभव बताता है कि यूरोप को जो अपने आप को सुपर पावर मानते थे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र मानते थे, वो वर्ल्ड वार्स में इतने खत्म हुए कि अब वो शांति की तरफ बढ़ गए, दीवारों से सर टकरा के अब रहने लगे हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे कितना लड़ते थे। तो भारत और पाकिस्तान भी अभी मानने को तैयार नहीं है, विशेष रूप से पाकिस्तान बिल्कुल मानेगा नहीं। इसके लिए पाकिस्तान का परसेप्शन ये है कि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान में इतना डिवीजन है, इतना विद्रोह है। विद्रोह इस रूप में है कि देखिए, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान तो 47 में बना है, बलूच नेशन तो बहुत पुराना है, तो उनका अपना एक पहचान है राष्ट्र के रूप में। और पहचान के साथ जब पाकिस्तान ने उनका पाकिस्तान बनने के बाद शोषण शुरू किया और वहां के रिसोर्सेज को पाकिस्तान के दूसरे भागों में डाइवर्ट किया, तो एक तरह का इंटरनल कॉलोनी बन गया, जैसा ईस्ट पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया था। तो वहां स्वाभाविक रूप से विद्रोह हो रहा है, लेकिन विद्रोह होता है, पाकिस्तान कहता है ये तो भारत करवा रहा है, जबकि भारत के तो कहीं बॉर्डर भी नहीं लगते। भारत किस रूप में करवा रहा है? आपके बॉर्डर लगते तो आप कह सकते थे कि इन्फिल्ट्रेशन है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पठान है, उनको डिवाइड कर रखा है, एक तरफ अफगानिस्तान में है, एक तरफ इधर है, तो वो अपनी अलग पहचान रखते हैं। सिंध निश्चित रूप से अलग पहचान रखते हैं, उनकी भी पहचान अलग है, तो वो भी साथ नहीं रहना चाहते पंजाबी डोमिनेशन के साथ। मुहाजिर हैं, वो भारत से गए हुए हैं, वो आज तक पाकिस्तानी नहीं बन पाए हैं। उनको यही कहा जाता है कि आप तो इंडियन स्टूज हैं, क्योंकि ओरिजिनली वो इंडिया से गए हुए हैं मुहाजिर। और पंजाब है वो डोमिनेट कर रहा है, तो पंजाब का डोमिनेशन है वही एकमात्र पाकिस्तान है। और इसलिए अगर भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, शांति से रहेंगे, तो पाकिस्तान के टुकड़े निश्चित हैं, आप नियंत्रण नहीं कर सकते पाकिस्तान को। तो इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए वो ये कहते हैं। देखिए, मेरे बहुत से अपने पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश, इनमें मैं जाता हूँ तो प्रोफेसर कहते हैं इंडिया अगर हमारे पे अटैक करते हैं तो हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो आपस में लड़ते हैं। तो वो पाकिस्तान ये चाहता कि इंडिया को प्रोवोक करो, और इंडिया की थ्रेट लगेगी तो हम पाकिस्तान को यूनाइट करके रख लेंगे। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन इस तरह का पाकिस्तान का फीलिंग है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शांति से नहीं रह सकता। भारत मान लीजिए ऑफर भी कर देगा तो भी पाकिस्तान शांति से नहीं रह सकता, उसकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, और वो हमेशा ये मानेगा कि हम भारत के बराबर हैं, जबकि नहीं हो सकता। रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर बातचीत करते हैं तो आप रियलिस्टिक होंगे, तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी ना। आप कुछ भरम पाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ सकते। जी कुणाल, एकदम 100% सही बात। और देखिए, कार्रवाई कर तो रहा है भारत के खिलाफ और खा रहा है मुंह की, उसके सोचने समझने से कुछ थोड़ी फर्क या अंतर पड़ जाता है। कर्नल साहब, पाक का इंटरनेशनल एजेंडा बार बार फेल होता है, साइड्स भी लेता है। यह भी बात निकल कर आती है कि चाइना से भी नज़दीकियाँ बढ़ गई, अमेरिका की भी उसके नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन बार बार इंटरनेशनल एजेंडा फेल होने पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसा करके वह अपने लिए और ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर रहा है भविष्य में, क्योंकि भारत अब केवल सहता नहीं है, जवाब भी देता है। आप कुणाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देखिए, जहाँ कहते ना खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, आप आवाम को देख नहीं रहे हैं। उनकी पॉलिटी देखिए, जो अरबों खरबों की संपत्ति लूट करके उनकी कहीं दूसरे देशों में लेकर के जा रहे हैं।
आप समझिए, जब आवाम को आप देखेंगे नहीं, उनकी प्रगति नहीं देखेंगे, और वो आज भारत के अंदर जो प्रगति देख रहे हैं तो उनके अंदर बड़ा असर पड़ रहा है। और उसके अलावा हर वक्त आप जाते हो भीख मांगने के लिए, या तो अमेरिका के पास में या चाइना के पास में। अभी आज की स्थिति देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज भारत को वीटो पावर भी मिल जाने की संभावना है। 166 देशों ने जो है समर्थन किया है। अभी 5 ये देश मिलकर के वीटो पावर वाले, और इस बार 100% मुझे उम्मीद है कि वीटो पावर के साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का होगा। अब इसको डर लगा है कि यदि भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ में होता है तो हमारे और बदसलूकी होगी हमारे साथ में, और हमारा और भी जो है नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, भारत ने कभी भी किसी के साथ में ऐसा नहीं किया आज तक। हमने कहीं किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। यदि किसी ने हमारे अगेंस्ट कार्रवाई की है और उसको हमने छोड़ा भी नहीं है। तो ये अभी स्थिति बदली हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज है। रही बात चाइना की, आप चाइना, अमेरिका, रशिया को लीजिए। इस स्थिति में आज अमेरिका अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ चाहता है, तो क्या भारत को नहीं बनता कि भारत अपने राष्ट्र के लिए सब हितों के लिए रक्षा करे? आज की हमारी पॉलिटी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के अंदर, दुनिया यहाँ भारत में कहती थी कि मोदी जी इतना खर्चा कर रहे हैं, फलाने देश में जा रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं। और आज की स्थिति देखिए, ट्रंप साहब ने टैरिफ वार लगाया, ट्रंप साहब ने इधर मदद करी, ट्रंप साहब ने ये कहा, ट्रंप साहब हर चीज के ऊपर बदली होते रहे। और वही देखिए, जब RIC यानी इंडिया, रशिया, चाइना जब इकट्ठे एक जगह, एक फोटो ने ही पूरे विश्व को दिखा दिया कि आगे आने वाला समय क्या है। तो ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि सिर्फ इस तरीके से आप करते रहेंगे, कब तक करेंगे? एक समय वो आएगा कि आने वाला है, वो तो बहुत जल्दी, अब जैसे सर ने बताया, सिंह सर ने, कि वो जल्दी ही आने वाला है। और ये उस समय में इनकी स्थिति वो हो जाएगी कि ये किसी के मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, और वो स्थिति से वो दो चार हो भी रहा है, बस मानने को राजी नहीं है और बस मुहर लगना बाकी है। अब उस वक्त का इंतज़ार तमाम भारतवासियों को तो है ही। बहुत शुक्रिया, वक्त इतने की इजाज़त भी देता है आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।